आज हम क्लास में देखेंगे कि जब मौर्यंस डिक्लाइन हुए तो उसके बाद इंडिया में कौन कौन सी जो किंगडम्स हैं, जो डायनेस्टीज है वो आई हैं और उनके अगर कुछ इम्प्लीकेशन हैं, कुछ इम्पोर्टेंस हैं उनकी, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे आज। देखिए, जब भी कोई बड़ी एक एम्पायर होगी और वो डिसइंटीग्रेट होगी तो हमेशा याद रखिए छोटी छोटी किंगडम्स हमें नजर आएंगी हमेशा, चाहे वो हम मौर्यस के बाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि मौर्य वो फर्स्ट एम्पायर इंडिया की जो पैन इंडिया कह सकते हैं, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जिसने कवर किया था पूरे इंडियन उसको। उसके बाद जो सेकंड आएगी वो गुप्ताज की है। जब गुप्ता डिसइंटीग्रेट होंगे तो उसी तरह उसमें से भी रीजनल जो डायनेस्टीज हैं निकल के सामने आएंगी। फिर वो चाहे दिल्ली सल्तनत हो चाहे मुगल्स हो, तो हमेशा मेजर की बात करेंगे तो मेजर चार चीजें आपको नजर आती है कि यहाँ पे मौर्य एंशिएंट इंडिया में और गुप्ताज नजर आते हैं जो मेजर डायनेस्टीज रही हैं, और मिडिवल में दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर। और जो छोटी छोटी डायनेस्टीज, जो छोटी छोटी किंगडम्स है, वो कहाँ से आएंगे कि जब एक बड़ी एम्पायर डिसइंटीग्रेट होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो एरिया है वहां पे वैक्यूम होगा, और जो छोटे छोटे चाहे उनके गवर्नर्स थे, वेसल्स थे, तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेंगे और इस तरह हमें वहां पे छोटी छोटी किंगडम्स नजर आएंगे। दूसरा रीजन इसका ये हो सकता है कि जो फॉरेनर्स आए इंडिया में, चाहे वो शाकाज आए, कुशाणाज आए, इंडो ग्रीक्स आए, और उसी तरह चाहे टर्क्स आए थे, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मौर्यस के बाद क्या हुआ, और मौर्यस के बाद जो मौर्यस की डेथ कैसे हुई, उसकी जो डायनेस्टी थी वो कैसे खत्म हुई। हमने देखा कि जो लास्ट मौर्यन किंग था बृहद्रथ, उसका मर्डर किया गया था। उसका मर्डर उसका जो मिलिट्री जनरल था पुष्यमित्रा, उसने किया। तो जो मगध है वहां पे एक डायनेस्टी आएगी पुष्यमित्रा, और यही शुंगा डायनेस्टी, कि जो मगध में डायनेस्टी आई वो शुंगा डायनेस्टी आई। और शुंगाज के साथ भी यही हुआ कि जो उनका लास्ट रूलर था, जो लास्ट किंग था, उसका मर्डर किया उसके मिलिट्री जनरल ने। फिर आई कण्व डायनेस्टी। तो मगध के बाद जो मौर्यस के बाद मगध में तो एक शुंगाज और एक कण्वाज आए, और जो दूसरे एरियाज है वहां पे हम देखेंगे इंडो ग्रीक, सातवाहनास, चेदीज। तो वो चलिए उस पर डिस्कशन करते हैं कि जो मौर्यस के बाद आए वहां पे छोटी छोटी किंगडम्स आई, बट उनमें से कोई किंगडम इतनी पावरफुल नहीं हो पाई कि वो मौर्यस का स्थान ले सके, उनको रिप्लेस कर सके। कैसे कि मौर्यन की जो लोकेशन है वो कहां से कहां तक है, वो उनकी लोकेशन मेन थी मगध में, और जो एक्सपेंशन उन्होंने किया वो अफगानिस्तान तक है वेस्ट में, और उधर हिमालय से लेके नीचे साउथ में कर्नाटक तक। इतनी बड़ी एम्पायर उसके बाद अभी नहीं बन पाई, सिर्फ छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज है। वो कौन कौन सी हैं उनका हम एक बार नाम देख लेते हैं। आपको जैसे नजर आ रहा, शुंगाज, कण्वाज मैंने आपको बताया, ये मगध में आए थे। सातवाहनास, चेदीज ये साउथ में जो डेक्कन का एरिया है वहां पर ये आए थे, वहां पे राइज हुए, वहां पे इन्होंने रूल किया। और उसके बाद आपको नजर आ रहा है इंडो ग्रीक्स, शाकाज, पार्थियंस और ये कुशाण्स, ये फॉरेनर थे जो इंडिया में आना शुरू हुए, और उसके बाद इंडिया के कल्चर में मिक्स हो गए ये लोग। बट इन्होंने आए और यहाँ पे रूल किया, और ये जो ऑर्डर में लिखा गया कि पहले इंडो ग्रीक्स आए थे, उसके बाद शाकाज, फिर पार्थियंस, ये ऑर्डर इस तरह से वो लोग आए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो कुशाणाज है वो 3rd सेंचुरी, तो 3rd सेंचुरी तक का ये पीरियड है जिसपे हम डिस्कस करने वाले हैं। और क्योंकि इनके बाद यहाँ पे दोबारा से एक वेसल्स से जिन्होंने अपने आप को पावरफुल बनाया, और उसको हम कहेंगे गुप्ताज। जो गुप्ता डायनेस्टी सामने आई वो 321 की चंद्रगुप्त मौर्य के हम बारे में हमने चंद्रगुप्त के बारे में हमने पढ़ा। श्रीगुप्ता उसका फाउंडर होगा और चंद्रगुप्त उसका जो इंपॉर्टेंट किंग है, तो वो उसके बाद गुप्ताज आई। तो चलिए मौर्य से गुप्ताज के बीच में जो कुछ हुआ वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शुंगा डायनेस्टी की। 185 ये जब हुआ, जब बृहद्रथ का मर्डर हुआ। किसने किया? उसके मिलिट्री जनरल ने, नाम दिख रहा है आपको, पुष्यमित्र शुंगा। वो ब्राह्मण था और उसका मिलिट्री जनरल उसने मर्डर किया और वो खुद बन गया। इसीलिए कि जो हिस्टोरियन है वो ये भी कहते हैं जो उसके डिक्लाइन होने का रीजन था मौर्यस का, एक ये भी था कि जो उनकी पॉलिसीज थी, धम्म की पॉलिसी अशोक की धम्म की पॉलिसी में उसने क्या किया, उसने सेक्रीफाइस बैन कर दिए, उसने स्लॉटर बैन कर दिए, एनिमल किलिंग बैन कर दी।
जबकि जो ब्राह्मण्स थे, हमने वैदिक एज में देखा, जो हम रिलीजन था इंडिया का, उसमें सेक्रीफाइस पर जोर दिया जाता था। जब उसको उसने बंद कर दिया, बैन लगा दिया गया, तो जो ब्राह्मण्स थे वो अशोक की पॉलिसी से नाराज हो गए, और हिस्टोरियन कहते हैं ये उसी का नतीजा था कि वो गुस्सा है कि वो यहाँ पे वेंट आउट हुआ, जो ग्रीवेंसेस थे उनके, कि जो मिलिट्री जनरल था वो ब्राह्मण था और उसने किंग का मर्डर कर दिया और खुद राजा बन गया। तो इस तरह आई शुंगा डायनेस्टी। जो इनकी कैपिटल थी वो ये अपनी कैपिटल शिफ्ट करके यहाँ से विदिशा ले गए थे, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसके बारे में आपको जो इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए वो ये है कि पुष्यमित्रा शुंगा ने अश्वमेध यज्ञ किए, 2 बार किए, और जिसमें से एक जो था वो पातंजलि ने किया था। पातंजलि आप याद रखिए ग्रामरियन था जिसने ग्रामर के बुक लिखे जिसका नाम है अष्टाध्यायी। ये मैं इसलिए आपको डिस्कस करा रहा हूँ कि अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ से देखेंगे हमें तो क्या पता होना चाहिए इन चीजों में। जब हम एग्जाम की बात करते हैं, मौर्यज इंपॉर्टेंट है, गुप्ताज इंपॉर्टेंट है, ये सारा पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि एक ओवरव्यू आपके पास होना जरूरी है कि उस दौरान क्या हुआ। बट यहां से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं प्री में और मेन में भी। मेन में क्या आ सकते हैं, यहां से अगर यहां पे लिखा है पाणिनि या उसकी जो बुक थी अष्टाध्यायी, तो यूपीएससी कल्चर वाले पार्ट में 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछती है, जिनको 2 मार्कर्स कहते हैं 20 वर्ड्स का। तो दे कैन आस्क कि राइट 20 वर्ड्स ऑन अष्टाध्यायी या राइट 20 वर्ड्स ऑन पाणिनि या पतंजलि। उसके बाद कि जो शुंगास थे, ब्राह्मण्स थे, तो जो बुद्धिज्म फैल रहा था उसकी जगह इन्होंने दोबारा से ब्राह्मणिज्म को रिवाइव करना शुरू किया और उसको फैलाना शुरू किया दोबारा से। और उसी वक्त इनके टाइम में जो बुद्धिस्ट स्तूप हैं वो भी बने, क्योंकि इन्होंने उनका परसिक्यूशन नहीं किया था। पुष्यमित्र के बाद जो सेकंड किंग आया, क्योंकि यहाँ पे 2 किंग इंपॉर्टेंट हैं, पुष्यमित्र और अग्निमित्र। और अग्निमित्र को लेके कालिदास ने भी एक नाटक लिखा था जिसका नाम था मालविका अग्निमित्र, जिसमें उसने हीरो बनाया। अग्निमित्र के टाइम पे उसके कोर्ट में एक ग्रीक एम्बेसडर भेजा गया। यहाँ पे आपको इस किंग का नाम याद रखें किसने भेजा और उस एम्बेसडर का नाम क्या है, क्योंकि यहाँ फ्री का क्वेश्चन बन जाता है। एंटिलकिडस 1 और एम्बेसडर है हेरोडोटस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि उसने एक पिलर खड़ा किया था जिसको गरुड़ ध्वज कहा जाता है, और ये आपको नजर आया गरुड़ ध्वज पिलर गॉड वासुदेव के ऑनर में उसने किया था। ये क्वेश्चन आया भी हो एग्जाम में कि जो गरुड़ ध्वज हेरोडोटस ने बनाया था वो किसकी मेमोरी में, किसके लिए, किसके ऑनर में बनाया था, तो वो गॉड वासुदेव के ऑनर में बनाया था। और इस तरह उसके बाद के जो रूलर हैं वो वीक थे, और मैं जैसे मैंने बताया कि जो शुंगास ने किया था किंग को मार के खुद राजा बने थे, इसी तरह जो शुंगास का लास्ट किंग था देवभूति, उसको मर्डर किया उसके मिलिट्री जनरल ने, और नेक्स्ट वो राजा बना और एक नई डायनेस्टी सामने, वो थी कण्व डायनेस्टी 73 से लेकर 28 बीसी तक। देवभूति जो लास्ट रूलर था उसको मार के आया वासुदेव, जो आपको यहाँ नजर आ रहा है वासुदेव, उसने गद्दी छीन ली। बट अब जो इनकी किंगडम थी वो सिमट कर मगध तक आ चुकी थी। पहले बहुत बड़ी हुआ करती थी, उसमें बिहार, बंगाल, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के एरिया करते, अब वो सिर्फ मगध तक सीमित हो चुकी थी। और 28 बीसी में इनका जो एरिया था वो सातवाहनास ने कैप्चर कर लिया, और उसके बाद जो कण्वास थे वो भी खत्म हो गए। और फिर शुंगा के बाद इस तरह है कण्वास। जो कण्वास थे अब दिख रहा है 73 से लेकर 28 बीसी तक उन्होंने रूल किया। और कैसे है कि जो देवभूति था लास्ट शुंगा रूलर, उसको मार के जो वासुदेव था, वासुदेव कण्व, उसने डायनेस्टी की नींव रखी और वो पहला किंग था इस कण्व डायनेस्टी का। इनके टाइम में जो इनकी किंगडम है अब वो सिमट के सिर्फ मगध तक आ चुकी थी। पहले उसमें मध्य प्रदेश और बिहार वाले एरिया, बंगाल के एरियाज हुआ करते हैं, वो सिर्फ कहाँ पे, सिर्फ मगध का जो एरिया पर्टिकुलर उस तक सिमट चुकी है। उसके अलावा कि जो ये लोग थे ये वीक हो चुके थे और इस वजह से ज्यादा टाइम रूल नहीं कर पाए, और सातवाहनास ने इनको कैप्चर करके अपने कंट्रोल में कर लिया ये एरिया। और इसके बाद
जो दूसरे लोग यहाँ पे हमें नजर आए वो फॉरेनर्स थे और वो थे इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स जैसा कि नाम से आपको क्लियर हो, ये ग्रीक्स थे जो इंडिया में आके इंडोनाइज हो गए, तो उनको हम इंडो ग्रीक्स कहते हैं। इंडो ग्रीक्स वो फर्स्ट फॉरेन रूलर्स हैं जो इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आए और सेटल हो गए यहाँ पर, जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बाद आए, मतलब मॉरिस के बाद आए हैं। और इसमें जो आपको नाम याद रहे किंग के, सबसे इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे आपको नजर आता है मिनेंडर का, उसको हम मिलिंद भी कहते हैं। उसने भी जो कैपिटल थी जो सियालकोट है उसको बनाया, और उसके बारे में हमें रेफरेंस मिलता है, एक बुक है मिलिंद पानो, वहां से हमें रेफरेंस मिलता है। मिलिंद पानो एक बुद्धिस्ट बुक है, तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि 20 वर्ड्स ऑन मिलिंद पानो। अब आपको मिलिंद पानो के बारे में पता होना चाहिए फर्स्ट कि एक बुद्धिस्ट बुक है और इसके अंदर कंटेंट क्या है। इसके अंदर क्या है कि जो मिलिंडर था वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ, तो उसने उसके लिए क्वेश्चनिंग की थी एक स्कॉलर से, नागसेन से, जो ये आपके सामने है। तो नागसेन के कन्वर्सेशन के बाद वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर जो है, उसके जो आर्ग्यूमेंट्स है, क्वेश्चन आंसर है, वो उस बुक में दिए, तो उसको मिलिंद पानो कहते हैं। और उसके अलावा जो इनकी इंपॉर्टेंस ये रही है, ग्रीक्स अपने साथ कुछ टेक्नोलॉजी भी लेके आए इंडिया में। जैसे इंडिया में जो स्टिरअप यूज करनी शुरू की इन्होंने, इंडिया में हेलमेट इन्होंने यूज करने शुरू किए, जो थिएटर था उसमें चेंजेस आया। उसके अलावा जो सबसे बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है, कुछ जो कॉइनेज सिस्टम था उसमें आया। जो कॉइन्स हुआ करते थे, पहले हमने बात की थी पंच मार्क कॉइन्स की, और जब इनके कॉइन्स इन्होंने बनाए कि जो आज के हमारे कॉइन्स है जिसपे हम देखते हैं किसी किंग की, किसी प्रेसिडेंट की, किसी मेन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की एक इमेज एनग्रेव की होती है, तो वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, प्योर गोल्ड कॉइन जिसपे एनग्रेविंग की हो। और जो लास्ट इनका इंडो ग्रीक इंपॉर्टेंट रूलर था वो सेट्रियस था। इनके बाद इंडो ग्रीक्स के बाद जो यहाँ पे जिन्होंने कंट्रोल किया वो थे शाकास थे, वो भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हुआ करते थे। शाकास का दूसरा नाम सीथियंस लेते हैं, और इनका जो इंपॉर्टेंट रूलर आया सबसे वो था रुद्रदमन। 130 से लेकर 150 एडी तक, वो मतलब 20 साल उसने रूल किया। उसके बारे में कुछ हमें रेफरेंस मिलते हैं अलग अलग जगह से, तो वहां से क्वेश्चन आए भी हुए एग्जाम में, कि जैसे कि फर्स्ट सुदर्शन लेक एक रेफरेंस आता है जो कि गुजरात में थी। सुदर्शन लेक को उसने रिपेयर करवाया, ये मौर्य के टाइम की लेक है। जब हमने सुना था कि पुष्यगुप्ता था उनका गवर्नर चंद्रगुप्त का, और जो उस टाइम लेक थी इसने उसको रिपेयर करवाया, दिस इज वन थिंग। सेकेंडली उसने संस्कृत को पैटर्नाइज किया। उसका भी रेफरेंस कहाँ से मिलता है कि वहां पे एक इंस्क्रिप्शन है जिसको कहते हैं जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, क्योंकि वो हमें जूनागढ़ में मिली है। वो फर्स्ट इंस्क्रिप्शन है जो संस्कृत में लिखी हुई है। जी यहाँ पे याद रख लीजिए कि एग्जाम में आ सके जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रुद्रदमन से जुड़ी हुई है, इसने लिखवाई थी, और खासियत क्या, संस्कृत में की पहली इंस्क्रिप्शन है। और उसके बाद एक हमें रेफरेंस आता है कि किंग का विक्रमादित्य उसने अपना टाइटल रखा 58 बीसी में, जो उसने एक शाका किंग को हराया। तो वहां से एक विक्रम इरा की शुरुआत हुई, जो हम कहते हैं विक्रमी संवत 58 बीसी में शुरू हुआ। इनको हटाने के बाद पार्थियंस आए कुछ टाइम के लिए, पार्थियंस ने रूल किया। जो पार्थियंस थे उनमें एक किंग का नाम आता है गोंडोफर्निस का, जो आपको ध्यान रखना है। और गोंडोफर्निस के टाइम में एक संत आए थे सेंट थॉमस, इजराइल से इंडिया में आए वो, और क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए थे। बस यहाँ पे इतना याद रख लीजिए। इनके बाद जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे डायनेस्टी आई है वो थी कुशान्स की डायनेस्टी। ये भी एक फॉरेन ट्राइब थी, यूची ट्राइब्स को कहते हैं। वो इंडिया में आए और अलग अलग जगह पे उन्होंने रूल किया था। तो आज का देखें जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया हमारा, उसमें पाकिस्तान ले लीजिए, कश्मीर ले लीजिए, और यहाँ तक वो मथुरा और इधर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक के एरिया ले, तो ये सारा इनके अंडर हुआ करता। और यहाँ पे हम कई नाम सुनने को मिलेंगे, कनिष्क का भी हमने सुना होगा यहाँ पे। और उसके अलावा उसमें जो ट्रेड हुआ करता, सिल्क रूट बड़ा फेमस है, तो ये उसको कंट्रोल किया करते हैं, जिस वजह से इनकी जो इकोनॉमी वो अच्छी थी और इनके टाइम में ट्रेड फ्लरिश हुआ। तो जो फाउंडर थे ही वॉज कुजुला कटवाइसिस, दो नाम यहाँ पे आते हैं, कुजुला कटवाइसिस, और उसके बाद जो सेकंड आए थे वो विमा कटवाइसिस। कुशान्स के बारे में ये पता होना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन इशू किए हैं वो मतलब
ये कह लीजिए काफी ज्यादा तादाद में इन्होंने इशू किए और सबसे पहले इन्होंने इशू करने शुरू किए थे, क्योंकि बाद में गुप्ताज ने किए हैं। वो जो सबसे पहले शुरू किया वो वीमा कटवाइसिस ने की, जो कि सेकंड किंग था इस लाइन का। और जो सबसे फेमस किंग मैंने जैसे आपको बताया कनिष्क था, उसके बारे में आपने कई बार सुना होगा। यहां से क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं, प्री में भी और मेन में भी। मेंस में एक पूरा नोट बन सकता है कनिष्क के ऊपर। कनिष्क का आपने कई जगह नाम सुना होगा। हमने जब बुद्धिज्म डिस्कस किया था तो जो उसकी बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसमें भी हमने डिस्कस किया था कनिष्क के बारे में, कि जो फोर्थ काउंसिल है वो कनिष्क ने करवाई थी, जिस टाइम स्प्लिट हुई है बुद्धिज्म, हीनयान और महायान बना है। कनिष्क 78 एडी में गद्दी पे आया और उसने तब एक नया इरा शुरू किया 78 एडी में, जिसको हम कहते हैं शाका इरा। और जो आज हमारा गवर्नमेंट का कैलेंडर है वो शाका इरा बेस्ड है। आप कई बार देखिए आपको नजर आ जाएगा बुक्स में लिखा हुआ, एनसीईआरटी की बुक्स में लिखा होता है कि 1927 या इतना शाका इरा या इतना इरा इतना एडी। तो वो और आज की डेट से कंपेयर करें 78 एडी का डिफरेंस, उसमें आपको ये 78 ईयर्स का डिफरेंस नजर आएगा। यानी कि जो हम फॉलो कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो कर रही है वो शाका इरा को। ये भी एक क्वेश्चन, कितनी बार हुए ऐसे क्वेश्चन। और इसकी जो कैपिटल थी उसने पेशावर रखी हुई थी। और उसके अलावा जो इसने पैटर्नाइज किया वो महायान बुद्धिज्म को पैटर्नाइज किया। ये ध्यान देने वाली बात है कि बुद्धिज्म दो तरह का था, हीनयान और महायान। महायान जो था वो था जो बुद्ध को एक गॉड समझते थे, और जो इसने पैटर्नाइज किया वो महायान किया। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि पैटर्नाइज करने के लिए इसने क्या किया था, एक काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाई थी, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहते हैं, जो कुंडलग्राम कश्मीर में करवाई गई थी। और इसके कोर्ट में कुछ स्कॉलर्स थे जिसने पैटर्नाइज किया, आपको उनके नाम पता होना बहुत जरूरी है। नागार्जुन, अशुभ घोष, वासुमित्रा, पार्श्व, चरक और कनिष्क। इसने महायान बुद्धिज्म को पैटर्नाइज किया। तो हमें यहां पता होना चाहिए कि एक हीनयान होता है, दो तरह का होता है, हीनयान और महायान बुद्धिज्म। हीनयान जिसमें वो टीचर मानते हैं, और महायान जिसमें बुद्ध को गॉड समझा जाता है। तो जो इसने पैटर्नाइज किया वो महायान बुद्धिज्म को पैटर्नाइज किया। और उसको पैटर्नाइज करने के लिए इसने और क्या किया था, जो हमने उसमें पढ़ा था, पहले भी डिस्कस किया कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की, जो कि फोर्थ थी 78 एडी में इसने किए वो। और वो कुंडलवन कश्मीर में इसने ऑर्गेनाइज की। उसके अलावा इसने काफी स्कॉलर्स को पैटर्नाइज किया। इसके जो दरबार में अश्व घोष, नागार्जुन, चरक जो था एक फिजिशियन हुआ करता बहुत बड़ा उस टाइम का, तो उनको इसने पैटर्नाइज किया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि इसके कोर्ट में कौन कौन से स्कॉलर्स थे, तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए। उसके अलावा जो लास्ट यहाँ पे रूलर का नाम हम सुनते हैं वो वासुदेव है, और फिर ये डायनेस्टी खत्म हो जाती है। फिर हम देख रहे हैं सातवाना। अब हम नॉर्थ पढ़ चुके हैं, तो जो साउथ में आए हैं वो जो डेक्कन वाला एरिया, यहाँ पे सातवाना आए थे। साथ में चेदी और नीचे संगमेज, हम वो अलग लेक्चर में देखेंगे कि साउथ में जो संगमेज थी उसमें चेरा चोला पांडे, उनके बारे में पढ़ेंगे। सातवानस में कि जो सातवानास थे मौर्यस के बाद डेक्कन वाले एरिया में सातवानास, उनकी जो कैपिटल आपको पता नहीं चाहिए, प्रतिस्थानी उसको पैथान भी बोलते हैं, उनकी कैपिटल थी। और जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं, हम देखते हैं कि वो महाराष्ट्र में आए, बट जो उनकी इंस्क्रिप्शन है, जो पुरानी इंस्क्रिप्शन है, वो हमें आंध्रा में मिलती हैं। यहाँ पे हमें जो किंग्स के नाम, 2-3 नाम से हमें पता होने चाहिए, क्योंकि अगर देखें किंगडम्स बहुत सारी हैं और उनका काफी कुछ पढ़ने के लिए है, बट ऑप्शंस में उसकी जरूरत पड़ती है। जब हम जनरल स्टडीज की कर लिए तो हमें जनरल चीजें पढ़नी है, जो हमें जनरल एक पता होना चाहिए, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है हमें। और जो इनके सातवानस का फाउंडर थे वो था सिमुका ने इस डायनेस्टी को फाउंड किया था। उसके अलावा हमें जो रेफरेंस आता है सतकर्णी का आता है, जिसने इनकी पावर और प्रेस्टीज को बढ़ाया था। उसके अलावा जो किंग है हाला, 17th किंग था वो, और वो इसलिए फेमस है, उसने एक बुक लिखी थी गाथा सप्तशती, जिसमें लव स्टोरीज उसने कुछ ऐसे लिखी हैं, और जो कि प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है। सातवाना
जब डिक्लाइन हो गए तो दो डायनेस्टीज वहां पे आती हैं, एक थे वाकाटकास और एक इक्ष्वाकुस। वाकाटकास महाराष्ट्र वाले एरियाज में आएंगे और जो इक्ष्वाकुस हैं वो आंध्र वाले एरियाज में आएंगे। अब इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए वो ये, सबसे पहले जो लैंड ग्रांट की जो कह लीजिए उसमें इंप्रूवमेंट हुई या चेंजेस आए, जो लैंड डोनेट करते थे लोग, वो सबसे ज्यादा इसके टाइम में है कि पहले ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट दी जाती थी, एक रिलीजियस ग्रांट होती थी वो, बट जो इन्होंने देनी शुरू की वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रांट देनी शुरू की। इन्होंने फर्स्ट टाइम सातवाहना से जिन्होंने सैलरी के बदले में लैंड ग्रांट देनी शुरू की, और ये वही सिस्टम है जो आगे बढ़ता बढ़ता कि जब हम गुप्ताज की हम बात करेंगे तो गुप्ताज में हम यही देखेंगे कि जो गुप्ताज थे उसमें क्या हुआ करता था कि उन्होंने सारा कुछ डिसेंट्रलाइज किया हुआ था। वो सैलरी के बदले उसको एक पीस ऑफ लैंड दे दिया करते, यानी कि लैंड ग्रांट दे दिया करते थे, जिस पे जो ग्रांटी हुआ करता था उसको सारे राइट्स मिलते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, और उसको अपने तरीके से एडमिनिस्टर किया करता था। उस वजह से क्या हुआ कि जो ग्रांटी है उसकी पावर इंक्रीज होती गई और सेंटर वीक होता गया। तो ये जो सिस्टम शुरू हुआ था लैंड ग्रांट्स का वो इन्होंने शुरू किया था, और जो हमें सबसे पहले इंस्क्रिप्शन मिली है रिगार्डिंग लैंड ग्रांट्स वो 1st सेंचुरी BC की है, और वो सातवाहनास के एरिया से मिली है या सातवाहनास के टाइम की है। तो थैंक यू।